हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत जारी, उपभोक्ता परेशान, गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लाइन, लोग कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर। झारखंड में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों से उपभोक्ता सिलेंडर लेने के लिए परेशान हैं। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है, जिससे झारखंड सहित पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। बोकारो, कोडरमा, धनबाद, गुमला, गिरिडीह समेत कई जिलों में सुबह से ही एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी अपने काम धाम छोड़कर घरेलू गैस प्राप्त करने के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। इधर सरकार द्वारा बुकिंग की अवधि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाकर 45 दिन किए जाने की घोषणा के बाद उपभोक्ताओं में निराशा फैल गई है। इसके परिणाम स्वरूप लोग जल्द से जल्द सिलेंडर बुक कराने की होड़ में गैस एजेंसियों के बाहर उमड़ पड़े हैं। कई स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ रहा है। इस किल्लत के कारण उपभोक्ता काफी परेशान हैं। इधर सिलेंडर न मिलने से घरों में भोजन पकाने में समस्या आ रही है। लोग अब इलेक्ट्रिक चूल्हे के साथ साथ कोयले और लकड़ी के चूल्हे का उपयोग करने को मजबूर हो गए हैं। झारखंड में कल 15 मार्च से फिर बदलेगा मौसम। रांची समेत 20 जिलों में बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च से राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने रांची सहित करीब 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की भी आशंका है। वहीं 16 और 17 मार्च को भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अगले 3 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। झारखंड पुलिस को 1477 वाहनों की सौगात, सीएम ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए किया रवाना। पुलिस पेट्रोलिंग होगी अधिक प्रभावी, अब अपराधियों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को गश्त और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए शुक्रवार को 1477 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। वही अत्याधुनिक 12 नए थानों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। यह कार्यक्रम झारखंड विधानसभा परिसर में हुआ। इन वाहनों में 628 4 पहिया वाहन बोलेरो और 849 2 पहिया मोटरसाइकिल शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग को अधिक प्रभावी बनाना है। नए वाहनों से नक्सल प्रभावित और दूर दराज के इलाकों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम क्यूआरटी को लाभ होगा, जिससे वे बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उम्मीद जताई है कि नई गाड़ियों से पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वाहन सौंपते हुए कहा कि पुलिस के साथ साथ आम जनता को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध के स्वरूप में बदलाव आया है, जिससे पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने धुरवा में हाल ही में गुम हुए बच्चों की तलाश में पुलिस की सराहनीय भूमिका का जिक्र किया है। सीएम ने अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को संसाधन युक्त बनाने की घोषणा की है और कहा है कि यह पहला चरण है, जल्द ही दूसरे चरण में और भी वाहन मुहैया कराए जाएंगे। सदन में जयराम महतो का सवाल, 54% आबादी वाले पिछड़ों को क्यों नहीं मिल रही हिस्सेदारी। झारखंड विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान डुमरी के विधायक जयराम महतो ने पिछड़ा वर्ग, दलितों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई मुद्दे सदन में उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी इन वर्गों से आती है, इसलिए बजट में भी उनकी उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 54% है, लेकिन बजट में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पिछले 3 वर्षों से
छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बजट का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाए ताकि सभी वर्गों को न्याय मिल सके। साथ ही मैया सम्मान योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देने के बजाय उन्हें कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही उन्होंने दिव्यांग, वृद्ध और विधवा और ट्रांसजेंडर लोगों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ाने की भी सरकार से मांग की है। सदन में अपनी बात को रखते हुए जयराम महतो ने कहा कि सरकार को बजट के माध्यम से समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर देने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। देवघर में 2 कर्मचारी 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। जिला भूअर्जन कार्यालय के प्रधान सहायक और चपरासी पकड़े गए। एसीबी ने की कार्रवाई। देवघर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला भूअर्जन कार्यालय के 2 कर्मचारियों को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की पहचान प्रधान सहायक निरंजन कुमार और चपरासी नूनदेव यादव के रूप में हुई है। एसीबी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिला भूअर्जन कार्यालय में जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामलों में भुगतान के लिए अवैध वसूली की जा रही है। आरोप था कि निरंजन कुमार और नूनदेव यादव अधिकारियों के नाम पर लाभार्थियों से 10 से 15% तक कमीशन की मांग करते थे। कमीशन के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाती थी। एक पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। झारखंड एएनएम भर्ती परीक्षा 18 और 19 मार्च को 3181 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के कुल 3181 पदों बैकलॉग सहित पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 18 और 19 मार्च को किया जाएगा। परीक्षा रांची मुख्यालय स्थित विभिन्न सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा तिथि की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर मेल एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अभ्यर्थी आज 14 मार्च से अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन में दिए गए मेल पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा। चतरा में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, एक हिरासत में। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अज्ञात लोगों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है। यह घटना चतरा सिमरिया मुख्य मार्ग पर नवोदय विद्यालय के समीप चिरैतवा इलाके में हुई, जहां अज्ञात लोगों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक टंडवा का रहने वाला बताया जा रहा है और वह बाइक से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान घात लगाए अज्ञात लोगों ने उसे निशाना बनाते हुए गोली चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। चाईबासा के गोइलकेरा में जंगली हाथी के हमले में महिला की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड कुइड़ा पंचायत अंतर्गत सृजन कोचाटोला में जंगली हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात की है। मिली जानकारी के अनुसार जंगली हाथी रात करीब 1:30 बजे गांव में घुस आया और रानी बोपाई के घर के बाहर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगा। तोड़फोड़ की आवाज से रानी बोपाई की नींद टूट गई। वह जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, हाथी ने उस पर हमला कर दिया। महिला को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह इसकी सूचना वन विभाग व पुलिस को दी। गोइलकेरा थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रखंड प्रमुख नीरूमणि कोढ़ा ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार व ग्रामीणों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। वही वन क्षेत्र पदाधिकारी रामनंदन राम भी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दी। चतरा के टंडवा में पेट्रोल पंप के पास ट्रक में लगी आग। झाड़ी से फैली चिंगारी ने ट्रक को लिया चपेट में। एनटीपीसी टीम ने बुझाई आग। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के शहीद चौक स्थित ओम साई पेट्रोल पंप के पास खड़े एक ट्रक में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार ट्रक झुमरी तिलैया कोडरमा से सरिया लेकर टंडवा में अनिल गुप्ता की दुकान पर आया था। सरिया खाली करने के बाद चालक ने ट्रक को ओम साई पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर दिया था। बताया गया है कि पास की झाड़ी में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। हवा के तेज झोंके के कारण आग की
एक चिंगारी ट्रक के तिरपाल और खिड़की के शीशे में लगे कपड़े पर पहुंच गई। चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने ट्रक से धुआं और लपटें उठती देख तुरंत एनटीपीसी की अग्निशमन दस्ते को सूचित किया। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ की अग्निशमन टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि आग को पेट्रोल पंप की मशीनों तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि आग बुझाने में थोड़ी सी भी देरी होती तो पेट्रोल पंप के कारण एक बड़ा विस्फोट हो सकता था, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता। गैंगस्टर प्रिंस खान ने रांची में दवा कारोबारी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, एफआईआर दर्ज। राजधानी रांची के कोतवाली थाना इलाके में गैंगस्टर प्रिंस खान ने दवा कारोबारी को धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपए रंगदारी देने की मांग की है। रंगदारी की धमकी मिलने के बाद से परिवार में डर और भय व्याप्त है। बताया जाता है कि मामले को लेकर दवा कारोबारी संजय राजगढ़िया ने कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। वह रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। रंगदारी नहीं देने पर दुकान बंद करने और जान मारने की धमकी मिली है। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। रांची में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने वेतन कटौती और शोषण के खिलाफ किया धरना। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को श्रम भवन डोरंडा के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह धरना झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। धरना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा के हजारों कर्मचारी दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। धरना दे रहे कर्मचारियों ने मांग की है कि वेतन में की गई कटौती को तुरंत सुधार कर भुगतान किया जाए। 30 जुलाई 2025 को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में हुए समझौते और 26 जून 2025 को संस्था के साथ हुए समझौते को लागू किया जाए। निलंबित कर्मचारियों को बहाल किया जाए और भविष्य में वेतन कटौती पर रोक लगाई जाए। संघ ने यह भी मांग की है कि श्रम विभाग के मानकों के अनुसार ईपीएफ और ईएसआईसी की सुविधा सुनिश्चित की जाए। 8 घंटे से अधिक काम करने पर ओवरटाइम और टीएडीए का भुगतान सहित अन्य मांगे की गई हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि कई बार शिकायत और वार्ता के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। झारखंड में उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा अब 14 अप्रैल को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। 22 मार्च को होने वाली यह प्रतियोगिता परीक्षा अब 14 अप्रैल को होगी। उक्त परीक्षा का आयोजन राज्य अंतर्गत 8 जिलों रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर एवं दुमका में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में होगी। रांची में महिला अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट देश की 10 टीमों में होगा नॉकआउट मुकाबला। राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के तत्वाधान में महिला अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले 15 मार्च से 22 मार्च तक रांची में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों की कुल 10 टीमें हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंच रही हैं। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की टीमें शामिल होंगी। सभी टीमें अपने अपने राज्यों की उभरती हुई महिला क्रिकेट प्रतिभाओं के साथ मैदान में उतरेंगी और किताब के लिए जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया है कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला अंडर 23 नॉकआउट मुकाबले की मेजबानी करना झारखंड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए जेएससीए की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्कूटी सवार महिला की अज्ञात वाहन से कुचलकर मौत। गुमला में खटवा नदी के पास गुमला घाघरा सड़क पर हुआ हादसा। गुमला जिला के सदर थाना क्षेत्र में गुमला घाघरा सड़क पर खटवा नदी के पास शुक्रवार दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच स्कूटी सवार महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। स्कूटी सवार महिला का शव सड़क के बीचों बीच पड़ा मिला, जिसका सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। मृतका की पहचान खरगा डुमरला निवासी दिलवंती देवी पत्नी सीताराम मांझी उर्फ राजा के रूप में की गई है। बताया गया है कि दिलवंती देवी विकास मंडल में काम करती थी और स्कूटी से गुमला जा रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। घटना की सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है।
जामताड़ा में 3 वर्षीय बच्चे की मौत, विरोध प्रदर्शन, सदर अस्पताल में 24 घंटे बाल रोग विशेषज्ञ की मांग, डीसी को सौंपा ज्ञापन। जामताड़ा शहर के लोगों ने सदर अस्पताल में 24 घंटे बाल रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता की मांग को लेकर शहर वासियों ने शुक्रवार को उपायुक्त रवि आनंद से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। यह मांग गुरुवार को एक 3 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद उठी है। गुरुवार को जामताड़ा शहर के संटू साव के 3 वर्षीय पुत्र अंशु साव की इलाज के अभाव में मौत हो गई थी। इस घटना से शहरवासियों में गहरा आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने जामताड़ा उपायुक्त से सदर अस्पताल में एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। इस संबंध में झारखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ज्ञापन की प्रति भेजी गई है। इसके बाद शहर के लोगों ने जामताड़ा के जो इंदिरा चौक पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। संकट में रांची के रेस्टोरेंट, गैस सिलेंडर नहीं होने से लकड़ी कोयले पर बन रहा खाना। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब देश के शहरों तक दिखाई देने लगा है। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से राजधानी रांची के रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की चिंता बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण शहर के कई रेस्टोरेंट और होटल संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं। अगर जल्द सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कई प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। मीडिया की टीम ने राजधानी के प्रमुख रेस्टोरेंट में स्थिति का जायजा लिया। कई जगहों पर गैस के चूल्हे बंद पड़े मिले, जबकि खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयले के चूल्हों का सहारा लिया जा रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर कई टेबल और कुर्सियां खाली दिखी। संचालकों का कहना है कि गैस की कमी के कारण अब केवल सीमित मात्रा में ही भोजन तैयार किया जा रहा है। कई रेस्टोरेंट संचालकों ने बताया कि फिलहाल वे केवल पहले से मिले बल्क ऑर्डर या बुकिंग के आधार पर ही खाना बना पा रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर भी काफी हद तक बंद कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त गैस नहीं होने के कारण ग्राहकों को समय पर भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है, जिससे व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है। महंगे पेट्रोल, डीजल व गैस के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। रिक्शे से विधानसभा पहुंचे मंत्री इरफान और शिल्पी। झारखंड विधानसभा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्री की शुक्रवार को रिक्शे से विधानसभा पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद रिक्शा चला रहे थे, जबकि कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्री की रिक्शे में बैठी थी और उनके हाथों में विरोध से जुड़े तख्तियां थी। तख्तियों पर पेट्रोल डीजल की मार, जनता हो रही लाचार और महंगी गैस, महंगा तेल, आम आदमी हुआ फेल जैसे नारे लिखे थे। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्रियों ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे आम जनता काफी परेशान है और गरीब परिवारों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड एक गरीब राज्य है और यहाँ के लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और गरीब परिवारों को गैस के बढ़ते दामों से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी के विरोध में वे आज रिक्शा से विधानसभा पहुंचे हैं। देश में तेल का पर्याप्त भंडार, विरोधी अराजकता फैलाने की कर रहे हैं कोशिश, नेता प्रतिपक्ष। गैस की किल्लत को लेकर चल रहे सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सत्ताधारी दलों पर अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के विधायक हो या मंत्री हो, एक प्रकार से अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश में लगे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश ही नहीं, दुनिया संकट से गुजर रही है और वह संकट पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध है। इस कारण से ग्लोबल एनर्जी का जो क्राइसिस है वह हर किसी को पता है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं ताकि देशवासियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए वह खड़े हैं। इतना ही नहीं, आज जब विपक्ष यह कह रहा है कि पेट्रोल डीजल की देश में कमी है, तो पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री खुलकर कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, लेकिन जानबूझकर इस देश में या प्रदेश में विपक्ष के लोग पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो या दुर्भाग्यपूर्ण है। धनबाद में पोतनूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस के आगमन पर भव्य स्वागत, सांसद ढुलू महतो ने किया उद्घाटन। धनबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को पोतनूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ढुलू महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ स्टेशन पहुंचे और ट्रेन का स्वागत किया। कार्यक्रम में रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें कमल किशोर सिन्हा शामिल थे। रेलवे द्वारा शुरू की गई यह नई अमृत भारत एक्सप्रेस लगभग 21
199 किलोमीटर की दूरी तय कर धनबाद स्टेशन पहुंची। ट्रेन के आगमन पर यात्रियों और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन आज 14 मार्च को दोपहर 2 बजे धनबाद से रवाना होगी और विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 16 मार्च को सुबह 11:20 पर पोतनूर कोयम्बतूर पहुंचेगी। इंडियन रेलवे ने धनबाद और पोतनूर कोयम्बतूर के बीच इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया है। फिलहाल इसका संचालन साप्ताहिक रूप से किया जा रहा है। एलपीजी संकट के बीच मिड डे मील की निरंतरता पर उठे सवाल, बच्चों के भोजन पर नहीं पड़ेगा असर। शिक्षा अधीक्षक, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण उत्पन्न हुए एलपीजी संकट का असर अब झारखंड तक पहुंचने लगा है। गैस आपूर्ति को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच राज्य की स्कूली व्यवस्था और मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है और बच्चों के भोजन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। दरअसल कॉमर्शियल और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने की खबरों के बीच स्कूलों और हॉस्टलों में भोजन व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। प्रशासन की ओर से पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल और अन्य जरूरी संस्थानों में गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी। इसके बावजूद कुछ जगहों से गैस बुकिंग में देरी और आपूर्ति में परेशानी की बात सामने आ रही है। राजधानी रांची के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल के हॉस्टल वार्डन ऋतुराज ने बताया कि पिछले 3 दिनों से गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और इस समय हॉस्टल खाली कराना भी संभव नहीं है। ऐसे में यदि गैस आपूर्ति में देरी होती है तो छात्रों के भोजन की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। इधर एलपीजी की किल्लत का सबसे संवेदनशील असर राज्य की पीएम पोषण योजना मिड डे मील पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड में करीब 35,000 सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन दिया जाता है। अधिकांश स्कूलों में भोजन गैस सिलेंडर पर ही तैयार किया जाता है। ऐसे में अगर गैस आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर सीधे बच्चों के पोषण कार्यक्रम पर पड़ सकता है। हालांकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि अब तक राज्य के किसी भी स्कूल से गैस की कमी की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती है। डीजे बैन पर सियासत तेज, सांसद ढुलू महातो बोले, रामनवमी पर हर हाल में बजेगा डीजे। त्योहारों पर डीजे बजाने पर संभावित रोक को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर 2 दिन पहले झारखंड विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिली थी। अब धनबाद के सांसद ढुलू महातो ने राज्य सरकार से रामनवमी के दौरान डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बार रामनवमी पर हर हाल में डीजे बजेगा। ढुलू महातो शुक्रवार को धनबाद स्टेशन पर पोतनूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के स्वागत के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रामनवमी सनातन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। इसे पारंपरिक तरीके से मनाने का अधिकार सभी को है। सरकार को धार्मिक आयोजनों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन परंपराओं का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि धर्म से टकराने का परिणाम हमेशा अधर्म के विनाश के रूप में सामने आया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। सरायकेला खारसवा के चांडिल में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, इलाके में अफरा तफरी। झारखंड के सरायकेला खारसवा जिले के निमडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टाटा पुरलिया धनबाद मुख्य मार्ग पर लुपुंगडी गांव के पास इंडियन गैस सिलेंडरों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पाकुड़ में पचवारा कोल माइंस की बंदी समाप्त, विस्थापितों की मांगों पर प्रशासन से सकारात्मक वार्ता के बाद लिया गया फैसला। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड स्थित पचवारा नॉर्थ कोल माइंस में विस्थापितों द्वारा 9 मार्च से की गई अनिश्चितकालीन बंदी 5वें दिन समाप्त हो गई। कोयला कंपनी के प्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद कोयले का उत्खनन और परिवहन कार्य सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गया है। यह बंदी अनुश्रवण एवं नियंत्रण कार्य समिति और ग्रामीणों द्वारा विस्थापितों की मांगों पर ध्यान न दिए जाने के विरोध में शुरू की गई थी। इसके चलते कोयला उत्खनन और परिवहन को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। अनिश्चितकालीन बंदी के 5वें दिन एक बार फिर कोयला उत्खनन कंपनी, प्रशासन और विस्थापितों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में विस्थापितों की मांगों को लिखित रूप से पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद बंदी वापस ले ली गई।
गुमला में 4 दिन से लापता मासूम का कुएं से मिला शव, परिजन ने जताई हत्या की आशंका। जिले के गुमला थाना क्षेत्र के केसी पारा गांव में 7 वर्षीय मासूम का शव कुएं से मिला है। मृतक की पहचान केसी पारा निवासी बासु गोप के पुत्र प्रीतम गोप के रूप में हुई है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला प्रीतम पिछले 4 दिनों से लापता था। शुक्रवार को पुलिस ने गाँव के ही एक कुएं से उसका शव बरामद किया है। शव मिलने की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। लोगों ने शव को गुमला उड़ीसा मार्ग पर रख टैसेरा के पास जाम कर दिया। सड़क जाम के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात करीब 1 घंटे तक ठप रहा। जानकारी के मुताबिक 10 मार्च को प्रीतम अपनी मां सावित्री देवी के साथ गांव में एक चुमावन कार्यक्रम में गया था। घर के अंदर रस्म चल रहा था, जबकि प्रीतम अन्य बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था। रात को लगभग 9 बजे जब उसकी मां उसे घर ले जाने के लिए बाहर निकली तो वह वहां नहीं मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने काफी खोजा, लेकिन उसका पता नहीं चल सका, जिसके बाद में थाने में मामला दर्ज कराया गया। प्रीतम के पिता बासु गोप ने बेटे की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है और फॉरेंसिक टीम और खोजी कुत्तों की मदद से जांच में जुटी है। पलामू में एलपीजी सिलेंडर की कॉमर्शियल सप्लाई बंद, प्रभावित हुआ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और रेस्तरां। ईरान युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडर की कॉमर्शियल सप्लाई बंद है। इस सप्लाई का असर अब सामने नजर आने लगा है। कॉमर्शियल सप्लाई बंद होने के बाद स्कूल, कॉलेजों के हॉस्टल, रेस्तरां, ठेला का कारोबार करने वाले सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। पलामू का मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में करीब 350 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के पास रात का खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं था। मेडिकल कॉलेज में लड़कों के सेक्शन में प्रतिदिन करीब 1.5 सिलेंडर की खपत है। मेडिकल कॉलेज में गुरुवार से ही परेशानी शुरू हो गई है। हालात को देखते हुए मेडिकल कॉलेज ने वैकल्पिक साधनों पर भी विचार शुरू कर दिया है और गैस आपूर्ति के लिए वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में हाईवा दुर्घटनाग्रस्त, चालक केबिन में फंसा, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। रांची से जा रहा था हजारीबाग। रामगढ़ थाना क्षेत्र की चुटुपालू घाटी में शुक्रवार को एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टकरा गया। इस दुर्घटना में हाईवा का चालक बुरी तरह से केबिन में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उससे रामगढ़ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची से हजारीबाग जा रहा हाईवा घाटी में अनियंत्रित हो गया, इससे यह हादसा हुआ है। चालक के पैर में गंभीर चोट आई है। दुर्घटना के बाद घाटी में थोड़ी देर के लिए जाम लग गया और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय प्रशासन और लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला जा सका। घायल चालक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए रामगढ़ के सदर अस्पताल भेजा गया है। हेमंत कल्पना ने दिया गुरुचरण किस्कू के पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ सरायकेला खारसावां जिला के चांडिल प्रखंड स्थित धतकीडी में गुरुचरण किस्कू के सुपुत्र संतोष कुमार किस्कू संग स्नेहा सोरेन के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित वर वधु स्वागत समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने नव दंपति को बधाई देने के साथ सुखद एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर गुरुचरण किस्कू एवं उनके सगे संबंधी मौजूद रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के यहां आगमन पर सरायकेला खारसावां जिला प्रशासन की ओर से स्वागत एवं गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रांची एयरपोर्ट पर CBRN आपदा से निपटने का मॉक ड्रिल, NDRF सहित कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास 3 दिवसीय CBRN प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीम ने एयरपोर्ट से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया का अभ्यास किया। यह मॉक ड्रिल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के पास शुरू हुआ। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी संभावित रेडियोलॉजिकल या अन्य CBRN आपदा की स्थिति में हवाई अड्डा प्रशासन और संभावित एजेंसियों की तत्परता, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को परखना और उसे और मजबूत बनाना था। अभ्यास के दौरान एक काल्पनिक स्थिति तैयार की गई, जिसमें यह दिखाया गया है कि एयरपोर्ट परिसर में रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़ी आपदा की आशंका उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों और आपदा प्रबंधन टीमों को तुरंत सक्रिय किया गया। इसके बाद घटनास्थल को सुरक्षित करने, प्रभावित क्षेत्र को घेरने और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। पाकुड़ में LPG गैस की कमी पर उपायुक्त मनीष कुमार ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। पाकुड़ में घरेलू गैस की किल्लत के बारे में उपायुक्त मनीष कुमार ने मीडिया को बताया कि LPG गैस की समस्या सर्वर डाउन होने के कारण लोगों को थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है। उन्होंने आगे कहा है कि 1-2 दिनों के अंदर बैठक करके सभी गोदामों की जाँच की जाएगी। साथ ही सभी ग्राहकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी के पोर्टल के माध्यम से भी कार्य हो रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे किसी प्रकार की गैस की कमी नहीं होगी। उन्होंने पाकुड़ में फर्जी आधार कार्ड
बनाने के मामले के बारे में भी जानकारी दी, जिसके तहत पहले ही ऐसे कार्य में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कार्रवाई भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के डिप्टी मेयर चुने गए अविनाश यादव वार्ड 22 की पार्षद मिताली रश्मि को 9 वोटों से हराया। 22 पार्षदों का मिला समर्थन। हजारीबाग नगर निगम को नया डिप्टी मेयर मिल गया है। वार्ड संख्या 36 के पार्षद अविनाश यादव ने शुक्रवार को हुए चुनाव में यह पद जीता। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वार्ड संख्या 22 की पार्षद मिताली रश्मि को 9 वोटों से पराजित किया। समाहरणालय सभा कक्ष में दोपहर 1 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। इस चुनाव में नगर निगम के कुल 36 वार्ड पार्षदों ने मतदाता के रूप में भाग लिया। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। चतरा में कंटेनर पलटा, आधा दर्जन हाईवा भिड़े। संगरी घाटी में हुआ हादसा, 1 की मौत। चतरा गया मुख्य मार्ग पर लगा लंबा जाम। झारखंड के चतरा जिले के संगरी घाटी में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जोरी थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कंटेनर पलटने के बाद पीछे से आ रहे आधा दर्जन हाईवा आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चतरा गया मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। हादसा संगरी घाटी के एक अंधे मोड़ पर हुआ, जब तेज रफ्तार कंटेनर असंतुलित होकर पलट गया। पीछे से रहे भारी वाहन संभल नहीं पाए और एक दूसरे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे के तुरंत बाद चतरा मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। यात्रियों से भरी बसें, एम्बुलेंस और अन्य छोटे वाहन जो घंटों तक फंसे रहे। जोरी थाना पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का कार्य शुरू किया। हालांकि घाटी की जटिल भौगोलिक स्थिति के कारण यातायात बहाल करने में काफी कठिनाई आ रही है। कोडरमा घाटी में केमिकल टैंकर पलटा, चालक और उपचालक सुरक्षित। रांची पटना मुख्य मार्ग घंटों रहा बाधित। कोडरमा जिले में रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 पर शुक्रवार को एक केमिकल टैंकर पलट गया। यह दुर्घटना कोडरमा घाटी के मेघात्री 9वां माइल के पास हुई, जिसके कारण मुख्य मार्ग पर घंटों तक यातायात बाधित रहा। हालांकि टैंकर के चालक और उपचालक सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार यह टैंकर कोडरमा से बिहार की ओर जा रहा था। कोडरमा घाटी में मेघात्री स्थित 9वां माइल के पास टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर पलट गया। इस दुर्घटना में टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें लदा केमिकल सड़क पर फैल गया। दुर्घटना के बाद टैंकर सड़क पर ही पड़ा रहा, जिससे रांची पटना मुख्य मार्ग पर वाहनों का परिचालन कई घंटों तक रुका रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुमला नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आज अनुमंडल कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू। गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह तथा उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी गुमला राजीव नीरज द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 14 मार्च को गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण तथा उपाध्यक्ष पद का अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुमंडल कार्यालय गुमला के सभागार में संपन्न होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 14 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनुमंडल कार्यालय परिसर और इसके 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। देवघर की डिप्टी मेयर बनी टीप चटर्जी 21 मत प्राप्त कर उप महापौर का पद जीता। मेयर रवि राउत और पार्षदों ने ली शपथ। देवघर नगर निगम के डिप्टी मेयर का शुक्रवार को चुनाव किया गया। वार्ड संख्या 5 की पार्षद टीप चटर्जी ने 21 मत प्राप्त कर उप महापौर का पद जीत लिया है। वार्ड संख्या 22 के अर्पण झा दूसरे स्थान पर रहे। इससे पूर्व नवनिर्वाचित मेयर रवि राउत और 36 वार्ड पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया। यह समारोह विकास भवन के सभागार में आयोजित किया गया। संथाल परगना के कमिश्नर संजय कुमार ने मेयर रवि राउत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद सभी 36 वार्ड पार्षदों को भी क्रमवार शपथ दिलाई गई। धनबाद में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू। 14,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। धनबाद जिले में शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए होमगार्ड में जवानों की बहाली आगामी 6 अप्रैल से शुरू होगी। बहाली के दौरान शारीरिक जांच, लिखित परीक्षा समेत अन्य का आयोजन मेमको मोड़ स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। यह प्रक्रिया 22 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। उपायुक्त सह अध्यक्ष गृहरक्षक नव नामांकन समिति की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बताया गया है कि प्रखंडवार गृहरक्षकों के
नामांकन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक और अपना मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ 2 रंगीन फोटो लाना अनिवार्य रहेगा। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2023 में ही धनबाद जिले में होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसी के तहत अब यह बहाली हो रही है। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 14,121 आवेदन सही पाए गए थे। 2 सगे भाइयों की गंगा में डूबने से मौत, 3 वर्षों बाद गांव लौटा था परिवार। गुरुवार से लापता थे दोनों। नदी किनारे मिले कपड़े और चप्पल। साहिबगंज स्थित राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोकीमपुर पंचायत के सरकंडा गांव में गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों सगे भाई थे। दोनों ही गुरुवार की शाम से लापता थे। मृतकों की पहचान सेंटू चौरसिया के पुत्र आर्यन कुमार 8 वर्षीय और राघव कुमार 6 वर्षीय के रूप में की गई है। मृत बच्चों के पिता सेंटू चौरसिया ने बताया कि पत्नी व बच्चों के साथ पिछले 3 वर्षों से मुंबई में थे। होली मनाने के लिए करीब 3 वर्षों के बाद वह मुंबई से अपने घर सरकंडा वापस लौटे थे। इधर गुरुवार की शाम बच्चों के लापता होने के बाद आसपास के इलाकों तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफी खोजबीन करने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल सका। किसी व्यक्ति ने गंगा नदी के किनारे बच्चों के कपड़े व चप्पल देखा तो लोगों ने गंगा नदी में डूबने की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस को जानकारी देकर गंगा नदी में खोजने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन देर रात तक पुलिस की मौजूदगी में खोजबीन करने के बाद भी बच्चों का पता नहीं चल सका। अगले दिन शुक्रवार की सुबह एक बच्चे का शव गंगा नदी में उपलाता दिखा। एक बच्चे का शव मिलने की सूचना मिलते ही गंगा नदी तट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद गोताखोरों की मदद से दूसरे बच्चे का शव भी गंगा नदी से बरामद कर लिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।